ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नवीन विषय के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है अंतर प्रादेशिक और अंतः प्रादेशिक व्यापार। व्यापार शब्द को आपने बहुधा सुना होगा। जिस समय हम प्रमुख आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत कर रहे थे, आर्थिक भूगोल की जहाँ पे परिभाषा और विषय क्षेत्र को बताया गया था, वहाँ पे व्यापार शब्द आया था तृतीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप के संदर्भ में। व्यापार आप लोग बहुधा इस्तेमाल करते हैं। व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है, यानी कि व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक पक्ष बेचता है और दूसरा पक्ष खरीदता है। कुछ समय पहले और कुछ स्थानों पर लोग विनिमय करते रहे हैं। विनिमय, एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। जैसे कि आपने अभी भी कुछ दुकानों पे देखा होगा कि आप 5 किलो गेहूं देते हैं या 2 किलो गेहूं देते हैं या 3 किलो गेहूं देते हैं, और जो आवश्यक वस्तु होती है उसके बदले में सरसों का तेल ले लेते हैं। ये एक रूप रहा है। उसको आवश्यकता है गेहूं की, आपको आवश्यकता है तेल की। तो स्वैच्छिक आदान प्रदान हो गया। अब वर्तमान समय में ये जो व्यापार है ये दो स्तरों पे किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। पुराने समय में या आदिम समाज में जो व्यापार का आरंभिक रूप था वो मैंने बताया आपको, वो विनिमय था। वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। मैंने आपको विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर बताया, जैसे कि आपको तेल की आवश्यकता हुई, सरसों के तेल की आवश्यकता हुई, और आपके पास में गेहूं है, तो आप गेहूं लेके दुकानदार के पास चले गए और आप वहां से गेहूं दे आए और तेल ले आए। ये हमारा पुराना स्वरूप था व्यापार का। इसी तरह के एक व्यापार के स्वरूप को हेरोडोटस, नाम सुना होगा आप लोगों ने जब मैंने आप लोगों को भौगोलिक चिंतन पढ़ाया था तब। हेरोडोटस एक व्यापार की चर्चा करते हैं जिसे उन्होंने गूंगा व्यापार कहा है। जिस व्यापार का वो वर्णन करते हैं उस व्यापार में ये है कि एक विशिष्ट समुदाय के लोग जब व्यापार करने के लिए कहीं जाते, अफ्रीका का कोई देश है, जब जाते तो अपने सामानों को जहाज से उतार देते, समुद्र तट के करीब उसे ठीक से जमा देते, ठीक से जमा देने के बाद में वो धुआं करते,
उस धुआं को देखकर जो वहाँ के निवासी रहते थे वो ये जान जाते कि कोई आया है जो हमसे व्यापार करना चाहता है। और धुआं करने के बाद ये लोग अपने जहाज पे चले जाते। जब वहाँ के निवासी धुआं देखते, धुआं तट पर आते, देखते सामान रखा हुआ है, तो उस सामान्य के मूल्य के बराबर, उस सामान्य के मूल्य के बराबर जैसा वे उन वस्तुओं का मूल्य समझते थे, यानी कि वहाँ के निवासी उस मूल्य का जैसा आकलन कर रहे थे, उस मूल्य के हिसाब से सोना रखकर कुछ दूरी पर चले जाते। फिर वो जो जहाज पे बैठे हुए लोग थे जो अपना सामान रख गए थे तट पर, वो आते और आ करके देखते। यदि उनको लगता कि जो मूल्य उन्होंने दिया है वो पर्याप्त है, यानी कि जो सोना वो रख के गए हैं वो पर्याप्त है, तो वो सोना लेकर चले जाते। और अगर वो समझते कि सोना पर्याप्त नहीं है तो वो पुनः जहाज पे चले जाते बिना सोना लिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते। दूसरा पक्ष जा करके ये देखता कि वो वापस चले गए हैं बिना लिए, तो उसमें कुछ सोना और जोड़ देता। और ये क्रम तब तक चलता जब तक दोनों लोग परस्पर संतुष्ट नहीं हो जाते। फिर एक स्थिति ऐसी आती कि जिसने सामान जमाया था वो सोने को लेकर के अपने जहाज पे बैठ के रवाना हो जाता, यानी कि उसे उस सामान के बदले अपना मूल्य प्राप्त हो जाता। तो इस प्रकार का विवरण हेरोडोटस ने दिया है। लेकिन मुद्रा के आने के साथ विनिमय की इन कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। आप अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास को देखें तो आप लोगों ने लंबी दूरियों और वस्तुओं के परिवहन के संदर्भ में सिल्क रूट का नाम सुना होगा। 6000 किलोमीटर का लंबा मार्ग जो रोम को चीन से जोड़ता था, और इस रूट से जो व्यापारी होते थे वो भारत, ईरान, मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन व बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। बारहवीं 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और एशिया के बीच का व्यापार बढ़ता है और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हो जाता है। यहां पे विदेशी वस्तुओं के व्यापार के साथ व्यापार का एक नया स्वरूप विकसित होता है जिसे दास व्यापार कहते हैं। दासों की बिक्री, गुलामों की बिक्री। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए, और विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता गैट जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ। अब आप ये समझिए कि हमारा जो वर्तमान स्वरूप है व्यापार का, वो क्रमशः धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ है। इसी व्यापार में अंतर प्रादेशिक और अंतः प्रादेशिक व्यापार का जन्म होता है।
अंतर प्रादेशिक, एक प्रदेश से दूसरे भौगोलिक प्रदेश में किया जाने वाला व्यापार। अंतर प्रादेशिक। अंतः प्रादेशिक, एक प्रदेश के अंदर किया जाने वाला व्यापार। अब इस प्रदेश को समझिए, देखिए प्रदेश भिन्न भिन्न आधार पर सीमांकित किए जा सकते हैं, परंतु यहां पर अंतः प्रादेशिक और अंतर प्रादेशिक का संबंध हमारा आ जाता है प्रादेशिक व्यापार समूह से। ये प्रादेशिक व्यापार समूह क्या है? प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता, पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने और विकासशील देशों पर व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, जिसमें विश्व का 52% व्यापार किया जाता है। इन व्यापार समूहों का विकास अंतः प्रादेशिक व्यापार को गति देने में सफल हुआ है। ये जो प्रादेशिक समूह के जो सदस्य राष्ट्र होते हैं, ये उनमें व्यापार शुल्क को हटा देते हैं और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब जैसे कि बताया गया कि 120 प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, तो उसमें कुछ प्रादेशिक व्यापार समूहों का मैं विवरण आपको दिए दे रहा हूं जो प्रमुख हैं। यानी कि इन प्रादेशिक समूहों के अंतर्गत होने वाला जो व्यापार है उसको कहा गया अंतः प्रादेशिक, और इन प्रादेशिक व्यापार समूहों से बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाला जो व्यापार है उसको कहा गया अंतर प्रादेशिक। अंतः और अंतर, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंट्रा और इंटर, ठीक है। जब इंट्रा यूज हो रहा है तो इंट्रा का मतलब है अंतः, विद इन, ठीक है। और जब इंटर का मतलब हो रहा है यानी कि एक से दूसरे में। अंतरराष्ट्रीय आप लोग कहते हैं ना, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में। अंतः राष्ट्रीय, एक ही राष्ट्र के भीतर। उसी तरह अंतः प्रादेशिक, एक ही प्रादेशिक व्यापार समूह के भीतर, ठीक। अंतर प्रादेशिक, एक प्रादेशिक व्यापार समूह से दूसरे प्रादेशिक व्यापार समूह की ओर। प्रतिबंधों के साथ, प्रतिबंधों से रहित। प्रतिबंध, वो प्रतिबंध किसमें हट गए? जो प्रादेशिक व्यापार समूह थे उसमें प्रतिबंध हट गए, जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके लिए। जब आप इस प्रादेशिक व्यापार समूह से बाहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो आप पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कानून लागू होंगे। वहां पे ये प्रादेशिक कानून इफेक्टिव नहीं होंगे। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूहों की। प्रादेशिक व्यापार समूह में एक समूह है जिसे आप आसियान के नाम से जानते हैं, ASEAN, आसियान। इसका मुख्यालय जाकर्ता, इंडोनेशिया में है। इसके सदस्य राष्ट्र हैं ब्रुनेई, दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसकी उत्पत्ति हुई थी अगस्त 1967 में। जिन वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है उनमें है कृषि उत्पाद, रबड़, ताड़ का तेल, चावल, नारियल, कॉफी, खनिज तांबा, कोयला, निकिल और टंगस्टन, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा सॉफ्टवेयर। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में हम आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना, सांस्कृतिक विकास, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व को सम्मिलित करते हैं। इसके बाद में एक और
प्रादेशिक समूह है जिसे आप यूरोपियन संघ के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स और बेल्जियम में। इसके सदस्य राष्ट्र हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लटाविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। पुर्तगाल, एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं सबको, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लटाविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1957 और फिर फरवरी 1992। दो इनके जो उद्देश्य थे, इन्होंने सहयोग के लिए एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार की संकल्पना प्रस्तुत की और इन्होंने जिन वस्तुओं के व्यापार पे समझौते किए वो थे कृषि उत्पाद, खनिज, रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन की गाड़ियाँ, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियाँ, कलाकृतियाँ, पुरातत्व वस्तु। इसी तरह से एक तेल उत्पादक राष्ट्रों का ये प्रादेशिक समूह है जिसको आप ओपेक के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तेल निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है। इसका मुख्यालय वियना में है। 1949 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो सदस्य देश थे वो थे अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला। अशोधित खनिज तेल का व्यापार है। खनिज तेलों की नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना इसका उद्देश्य है। इसी तरीके से एक प्रादेशिक समूह जिसमें भारत शामिल है, साफ्टा, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसका एक समूह है। जनवरी 2006 स्थापना है। इसका उद्देश्य है अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को घटाना। तो इस प्रकार से इन प्रादेशिक व्यापार समूहों की बड़ी भूमिका रही है। अब हम अगर ये देखें कि हमारा ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार, इसमें क्या भिन्नता है, तो इस भिन्नता को भी समझना होगा। देखिए, कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जो हमारा अंतः प्रादेशिक और अंतर प्रादेशिक प्रदेश हैं उनमें गुणात्मक नहीं सिर्फ मात्रात्मक अंतर है। यह अंतर या व्यापार जो संपूर्ण आप देख रहे हैं वो व्यापार संभव हो पा रहा है प्राकृतिक संसाधनों में अंतर की वजह से। मैंने आपको जब संसाधन की संकल्पना बताई थी तो उस समय यह बताया था कि संसाधनों का वितरण सर्वत्र समान नहीं होता। भूतल पर संसाधनों का वितरण भिन्न भिन्न पाया जाता है। अतः उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कहीं पे किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है और कहीं पे किसी वस्तु का उत्पादन कम होता है। कुछ देश आयात करते हैं और कुछ देश निर्यात करते हैं। तो ये जो व्यापार है
यह प्राकृतिक संसाधनों में अंतर की वजह से उत्पन्न हो रहा है। परंतु इस व्यापार के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के जो साधनों की गतिशीलता है उसमें हम प्रतिबंध का सामना करते हैं। अभिप्राय यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये जो उत्पादन के साधन है विभिन्न देशों के मध्य प्रतिबंधित तथा अगतिशील होते हैं। पूंजी, श्रम एक देश से दूसरे देश के प्रति बिना रोक टोक नहीं आ जा सकते। उन पर एक रोक टोक होती है, उन पे प्रतिबंध होते हैं। ये जो व्यापार हो रहा है, यह व्यापार भिन्न भौगोलिक दशाओं में भिन्न बाजार को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। इस व्यापार को देखिए, भारत को देखिए। भारत में खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, तो पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्या हो रहे हैं? फल हो रहे हैं। भिन्न भौगोलिक दशाओं की वजह से भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न देशों को आयात और निर्यात की विशेषज्ञता हासिल है। जो हमारे बाजार हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं। जिस वस्तु की भारत में मांग ज्यादा है, आवश्यक नहीं कि उस वस्तु की अमेरिका में भी मांग अधिक हो। ये जो मांग है, ये अभिरुचि वहां के निवासियों की, जिस देश के निवासी हैं, जो ये मांग करने वाले हैं, मांग करता है, उनकी अभिरुचि, शैली, आदत, इन चीजों से प्रभावित होती है, नियंत्रित होती है। तो इस प्रकार से आपने यह देखा कि अंतः प्रादेशिक और अंतर प्रादेशिक व्यापार क्या होता है। अगर आपको इस व्याख्यान में कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अमन केसरी, अविनाश कुमार, मंजुलता कुमारी, मिथिलेश कुमार, निशा कुमारी, प्रियांशु कुमारी, राजेश कुमार, सच्चिदानंद मौर्य, ट्विंकल कुमारी। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम एक नवीन विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।